अगर हम ही आदिवासी जीवित नहीं रहेंगे, आप झारखंड के आदिवासी हो, मैं महाराष्ट्र का आदिवासी हूं, गोंड जाति का, गोंड नाम आपने सुना होगा, गोंड जाति, मैं वहां से बिलोंग करता हूं और ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है कि अगर किसी राज्य में अगर मेरे भाई को अगर कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो जरूर आवाज उठाऊंगा और उसके लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। कल मुझे आज ही मुझे एक व्यक्ति ने जब रिसीव किया एयरपोर्ट से तो इस बात पर चर्चा हुई, ये रिकॉर्ड चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं, तो उनको मैंने कहा कि ये अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी और जिन्होंने अमेंडमेंट किया उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनकी 20 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, इतना है, फिर अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है। उनकी 20 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, इतना उनके पास सब कुछ है, तो उस व्यक्ति को ये अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी। अगर मान लीजिए ये अमेंडमेंट जो किया अगर वो अमल में आया तो जल जंगल जमीन का मालक हम नहीं होंगे, नगर निगम होगा, कारपोरेट होगा, कारपोरेशन होगा। फिर जो हमें ग्राम सभा में जो हमें पावर दिया गया उसका क्या। इसलिए मैंने कहा कि जिस धर्म को हम बचाना चाहते हैं, जिस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, अगर हम ही आदिवासी जीवित नहीं रहेंगे, आप झारखंड के आदिवासी हो, मैं महाराष्ट्र का आदिवासी हूं, गोंड जाति का, गोंड नाम आपने सुना होगा, गोंड जाति, मैं वहां से बिलोंग करता हूं और ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है कि अगर किसी राज्य में अगर मेरे भाई को अगर कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो जरूर आवाज उठाऊंगा और उसके लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, उसके लिए मेरी कोई चिंता नहीं है। साथियों, जो बातें आप लोगों के सामने आज रखूंगा कि हम लोगों को कितने पावर दिए गए हैं, अगर वो अमल में एज इट इज आ गए तो क्या होगा इस देश में। साथियों, एक मौलिक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार हम लोगों को कैसे मिले। 1950 के पहले कोई संविधान नहीं था, अंग्रेजों का राज था इस देश में और 1950 में जब संविधान बना मतलब लागू हुआ तो संविधान में टोटल आर्टिकल 395 लिखी गई और उनमें से 67 आर्टिकल जो है वो आदिवासियों के हित के हैं, एससी के हित के हैं, ओबीसी के हित के हैं, माइनॉरिटी के हित के हैं। 67 आर्टिकल, अगर 67 आर्टिकल अगर आदिवासी के हित के हैं और संविधान में और एक संविधान आदिवासियों के लिए लिखा गया, क्या आप लोगों को जानकारी है ये कि संविधान में और एक संविधान आदिवासियों के लिए है? मुझे नहीं लगता इसकी जानकारी यहां पर बैठे कुछ लोगों को होगी। संविधान में और एक संविधान है और वो हमारे लिए है, आदिवासियों के लिए, और उस संविधान का नाम है आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 244(2). आर्टिकल 244(1) क्या कहती है? 5वीं अनुसूची में क्या कहती है? स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस जिसे कहते हैं, स्वशासन। स्वशासन का मतलब है कि इस देश में, इस झारखंड में आदिवासियों का राज होगा। अब राज का मतलब क्या है, स्वशासन का मतलब क्या है? जैसे देश चलाने के लिए केंद्र की सरकार है, जिसको आप लोग भारत सरकार कहते हैं,
मैं उनको भारत सरकार नहीं मानता, क्योंकि भारत सरकार नाम का कोई डिपार्टमेंट दिल्ली में है ही नहीं। भारत सरकार नाम का कोई दिल्ली में ऑफिस ही नहीं है। जैसे ये केंद्र सरकार है जिनको हम भारत सरकार कहते हैं, उसी प्रकार से इस देश में आदिवासियों की सरकार होगी। और आदिवासियों को 1 रुपया मांगने की सरकार को जरूरत नहीं है, तो आदिवासी अपना राज खुद निर्माण करेगा। यह है अनुसूची 5। हमें भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, हम अपना राज खुद निर्माण कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची कहती है, जैसे केंद्र सरकार के गाड़ियों पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, अगर इस देश में 5वीं अनुसूची अगर अमल में आती, लागू तो 1950 से है, संविधान में लिखी हुई है, अमल में नहीं है। अगर अमल में आती तो जैसे केंद्र सरकार के गाड़ियों पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, वैसे आदिवासियों के गाड़ियों पर, मतलब 5वीं अनुसूची अगर अमल में होती तो हमारे गाड़ियों पर स्वशासन लिखा होता। क्या लिखा होता? स्वशासन। केंद्र सरकार एक अलग मामला, स्वशासन आदिवासियों का एक अलग मामला। जो बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने जो मैं आज कहने वाला हूं साथियों। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात है कि 5वीं अनुसूची में धारा 3 लिखी हुई है। वो धारा 3 क्या है? 5वीं अनुसूची मतलब आदिवासियों का एक स्पेशल राज, अलग राज, अलग अधिकार। धारा 3 कहती है कि आदिवासियों को प्रशासन का अधिकार होगा। अब ये प्रशासन क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं। प्रशासन जैसे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है या नहीं, वैसे आईएएस होता है, मतलब कलेक्टर होता है, और कलेक्टर से लेकर चपरासी तक की जो यंत्रणा होती है, ये हो गई केंद्र की सरकार। उसी प्रकार से आदिवासियों का खुद का प्रशासन होगा। जैसे केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग है, शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, आरोग्य विभाग है, आयोग है, बहुत सारी चीजें हैं, वैसे ही अगर 5वीं अनुसूची अमल में आती तो आदिवासी खुद का प्रशासन खुद बनाता। मतलब आदिवासी को केंद्र के स्कूल की जरूरत नहीं है, आदिवासी अपनी खुद की स्कूल बना सकता है। मतलब शिक्षा विभाग खुद बना सकता है, कृषि विभाग खुद बना सकता है, स्वास्थ्य विभाग खुद बना सकता है। यह है प्रशासन। अब ये प्रशासन कौन चलाएगा? पूरे झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिलों में हर गांव में आदिवासी निवास करते हैं, तो प्रशासन कौन चलाएगा? तो चलाने के लिए उदाहरण देता हूं, जैसे केंद्र में सरकार है और सरकार ने देश चलाने के लिए कलेक्टर से लेकर चपरासी तक की यंत्रणा बनाई है, वैसे ही आदिवासियों की सरकार चलाने के लिए 2 लोग होंगे, और वो 2 लोगों का नाम है ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी, मतलब जनजाति सलाहकार परिषद। मतलब जनजाति मतलब आदिवासी सलाहकार परिषद, नंबर ये 1 हो गई। और दूसरी, हर गांव में आदिवासी पंचायत होगी, और ये 2 लोग आदिवासियों का प्रशासन चलाएगी। हजारों सालों से हमको शिक्षा से वंचित रखा। अगर 5वीं अनुसूची अमल में आती तो हर क्षेत्र में स्कूल होते, कॉलेजेस होते, यूनिवर्सिटियां होती। ये 45 जो यूनिवर्सिटियां है, अभी जो टीवी पर झगड़ा चल रहा है, पढ़े लिखे लोग यूजीसी के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, यूट्यूब पर भी आते हैं।
तो वो 45 यूनिवर्सिटियां जैसे केंद्र सरकार की है, आदिवासियों की खुद की यूनिवर्सिटी होती। अगर स्कूल खुद के होते, कॉलेजेस खुद के होते, तो यूनिवर्सिटी भी खुद की होती। और धारा 4 में जो धारा 4(1) में जो बात लिखी, जो आपको बताया कि जनजाति सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत इसको चलाते। धारा 5 में लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण बात, आदिवासी की जमीन। सुनिए, आप हर कार्यक्रमों में जाते होंगे, लेकिन खास करके यहां के आयोजकों ने मुझे उतने दूर से बुलाया। शांति से सुनिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ में आए, इसलिए मैं उस शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूं। धारा 5 में लिखा हुआ है, 5वीं अनुसूची में आर्टिकल 244(1) में धारा 5 क्या कहता है? आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। सर्रास खरीद रहा है। CNT SPT एक्ट था। यह धार्मिक मंच है, इसलिए किसी का नाम लेना उचित नहीं लगता, लेकिन यह सरकार के पहले जो झारखंड में सरकार थी, उन्होंने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, और संशोधन करके CNT और SPT एक्ट को कमजोर कर दिया। अब आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीद रहे हैं। टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी, अडानी आदिवासियों की जमीनें खरीद रहे हैं। नदी प्रकल्प के नाम पर, धरण प्रकल्प के नाम पर, गेंडा प्रकल्प के नाम पर, बाघ प्रकल्प के नाम पर, मतलब इनको बाघों की चिंता है। बाघ मतलब अंग्रेजी में टाइगर बोलते हैं। इनको टाइगर की चिंता है, लेकिन ट्राइबल की चिंता नहीं है। कितनी शर्म की बात है। ट्राइबल मतलब आदिवासी। इनको बाघ की चिंता है, जानवरों की चिंता है, लेकिन हम आदिवासियों की चिंता नहीं है। सर्रास खरीद रहे हैं। हिडमा का नाम आपने सुना होगा, सुनाया नहीं? बड़ा चर्चा में आया हिडमा का नाम। जैसे ही हिडमा मारा गया, मैं उसको मारा गया नहीं कह सकता, शहीद हुआ कहता हूं। अगर सरकार मेरे ऊपर केस करे तो भी चलेगा। नक्सलवादी करके उनको मारा। जब तक हिडमा वहां पर था, तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस जंगल में घुसने की और पेड़ पौधे काटने की और वहां के गांवों को खदेड़ने की। जिस दिन हिडमा मारा, उसके दूसरे ही दिन वहां का जंगल उधेड़ दिए, गांव, वहां के पूरे गांव को पूरा उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। संविधान में लिखा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, लिखा, ड्राफ्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा। साथियों, 5वीं अनुसूची अगर इस देश में लागू होती तो 5वीं अनुसूची कहती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हवा हवा की बात नहीं बता रहा हूं, ये कितनी बड़ी बात हो गई। 5वीं अनुसूची में लिखा है मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। तो किसको होगा? राज्यपाल और राष्ट्रपति। साथियों, जो बात आपको बताई जा रही है इतनी गंभीर बात है। कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधानसभा और लोकसभा को है। अनुसूची 5 अगर इस देश में अमल में होती, इस झारखंड में अमल में होती, तो विधानसभा और लोकसभा ने जो कानून बनाया, वो कानून अगर आदिवासियों के हित में नहीं है तो वो कानून भी लागू नहीं होंगे। इतने पावर हम लोगों को दिए हैं। क्या इस पावर की जानकारी हम लोगों को है? नहीं है।
जो बात आप लोगों को बताई जा रही है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है कि प्रशासन कैसे होता। जो जिला परिषद होता है, कलेक्ट्री ऑफिस होती है, कलेक्टर जिले का एक होता, लेकिन सीओ दो होते। कलेक्टर एक होता, सीओ दो होते। एक सिर्फ आदिवासी का होता और दूसरा सीओ एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके लिए होता, मतलब जनरल के लिए। एक सिर्फ आदिवासी के लिए और दूसरा जनरल के लिए, मतलब जिला परिषद में 2 टेबल होते। इतने मौलिक अधिकार दिए 5वीं अनुसूची में। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है, इस बात को साथियों हम लोगों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और सरकार ने ऐसे कानून बनाए आदिवासियों को खत्म करने के लिए, जल जंगल जमीन छीनने के लिए ऐसे कानून बनाए कि 2005 में उन्होंने सेज लाया और सेज के माध्यम से उन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़पी। 2006 में वन अधिनियम का कानून उन्होंने लाया। जल जंगल जमीन के मालक हम लोग हैं, मतलब जंगल के मालक हम लोग हैं, लेकिन आदिवासी उस जंगल में नहीं जा सकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक देता है। किस वजह से जानते हो? ये कानून की वजह से, जिसका नाम है वन अधिनियम 2006। ये बनाया ताकि आदिवासियों का जंगल के ऊपर का अधिकार खत्म किया जाए। फिर 2014 में उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कानून लाया। भूमि अधिग्रहण मतलब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अधिग्रहण करेंगे। कैसे? आपने समृद्धि एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, आपने यमुना एक्सप्रेस का नाम सुना होगा। अगर यहां से मान लीजिए बड़ा हाईवे सरकार को निकालना है तो आपकी जमीन ये जाएगी, सरकार आपको पूछेगी नहीं, सीधी ले लेगी। और वो लेने के लिए कानून बनाया। साथियों, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि 5वीं अनुसूची में इतने मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए हैं, राजा बनने के अधिकार दिए हैं। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि अगर आदिवासियों का खुद का राज्य निर्माण होगा, आदिवासी खुद के अलग विभाग निर्माण करेंगे, जैसे केंद्र सरकार की एक सरकार है, उसी प्रकार से आदिवासियों की एक सेपरेट सरकार होगी, तो राज निर्माण करने के लिए, राजतंत्र के लिए पैसे लगते हैं। फिर सवाल खड़ा हुआ, ये पैसा कहां से आएगा? अगर इतना बड़ा राजपाट अगर निर्माण करना है तो पैसा आएगा कहां से? तो पैसा आएगा कहां से? इसके लिए साथियों उन्होंने आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची बनाई और उसमें पहला ही अधिकार लिखा कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा, पैसा यहां से आएगा। अब कैसे आएगा? जल जंगल जमीन से पैसा कैसे आएगा? आप भी सोच रहे होंगे ये क्या पागल आदमी है क्या, महाराष्ट्र से आया और यहां पर बोल रहा है कि जल जंगल जमीन से पैसा आएगा। साथियों, पैसा कैसे आएगा? तो आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 89 प्रकार के धातु हैं। 89, सोने, चांदी, हीरे, जवार, मोती, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटेनियम, यूरेनियम। ये जो विमान उड़ता है ना, एरोप्लेन, वो डीजल पेट्रोल से नहीं उड़ता है, यूरेनियम से उड़ता है, और वो यूरेनियम हमारे जमीन से जाता है। इस देश में 10 राज्य में अनुसूची 5 लागू है। 10 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ये 10 राज्य में अनुसूची 5 लागू है, जिसको शेड्यूल एरिया हम लोग कहते हैं। 89 प्रकार के धातु हैं। और जानते हैं आप उनकी कीमत कितनी है? जानते हैं? सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उसकी कीमत वर्तमान में 90,000 लाख करोड़ है।
पढ़े लिखे लोग हैं क्या कुछ यहां पर है? ये मतलब मेरा भाषण खत्म होने के बाद 90,000 लाख करोड़ में जीरो कितने लगते हैं मुझे लिखकर बताओ। इतने का मालक आदिवासी। मतलब जो 90 प्रकार के जो धातु हैं वो 90,000 लाख करोड़ के हैं। वो धातु किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री भी नहीं निकाल सकता। अगर वो धातु अगर निकालना है तो जनजाति सलाहकार परिषद और गांव में जो बनाई गई आदिवासी पंचायत उसकी परमिशन लेनी होगी। अगर इन्होंने परमिशन दी तो सरकार धातु निकाल सकती है, लेकिन सरकार को आदिवासियों को रॉयल्टी देनी होगी, रॉयल्टी। और वो रॉयल्टी कितनी की होती है जानते? अरबों खरबों की रॉयल्टी होगी। सिर्फ हम लोगों को रॉयल्टी भी अगर मिलेगी, हम लोगों को रॉयल्टी भी अगर मिलेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस देश का पूंजीपति टाटा बिरला मोहब्बतलाल अंबानी अडानी नहीं रहेगा। अगर रॉयल्टी भी हमको मिलेगी तो इस देश का पूंजीपति आदिवासी बनेगा। इतनी मौलिक अधिकार हम लोगों को संविधान ने व्यवस्था करके दी है। यह अधिकार है कि हमारे क्षेत्र में, आगे लिखा हुआ है, हमारे क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। मोबाइल हो गया, पानी बॉटल हो गया, न जाने गाड़ी आती है, 4 व्हीलर आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। अगर इनको बेचना है तो आदिवासी पंचायत और जिला जनजाति सलाहकार परिषद से परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन दी तो इनको रॉयल्टी देनी होगी। और जानते हो वो रॉयल्टी कहां पर जमा होगी? भारत के किसी बैंक में रॉयल्टी जमा नहीं होगी, तो आदिवासी की एक सेपरेट बैंक होगी। उस सेपरेट बैंक का नाम सुनते हो आप? डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, मतलब जिला स्वायत्त समिति नाम की सेपरेट बैंक हर जिला में होगी। और उस बैंक में पैसा जमा होगा और उस पैसों के आधार पर फिर आदिवासी अपना राज खुद निर्माण करेगा। जैसे सरकार के बैंक है वैसे हमारी खुद की बैंक होती और हमारा खुद का पैसा वहां पर उपलब्ध होता तो हम लोग अपना राज उपस्थित कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। और इस देश में आप जानते हैं कि हमारे 47 सांसद है, 47 सांसद है और 487 विधायक है आदिवासियों के पूरे देश भर में। लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई रॉयल्टी की। लेकिन जब हेमंत सोरेन जी ने रॉयल्टी की बात कही तो उनके पीछे ही लग गए। रॉयल्टी अगर हमको मिलती तो रॉयल्टी से भी हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। साथियों, इतने मौलिक अधिकार संविधान में दिए और ये 5वीं अनुसूची अमल में लाने के लिए साथियों पेशा एक्ट बनाया गया 1996 में। और पेशा एक्ट में हम लोगों को मौलिक पावर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पावर दिए। इंपॉर्टेंट पावर क्या है? बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या था? क्रांतिवीर जननायक बिरसा मुंडा का आंदोलन, अबुआ देशम अबुआ राज। और ये झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है। पेशा में मकान, जीविका और पहचान, उसके बाद में पारंपरिक व्यवस्था, रूढ़िजन्य प्रथाएं मतलब कस्टमरी लॉ हमारे, उसके बाद में सामाजिक और धार्मिक, कोर्ट कचहरी का मतलब अगर आदिवासी में अगर झगड़ा होता है तो वो झगड़ा कहीं नहीं जाएगा, तो वो आदिवासी पंचायत उसको सुलझाएगी। वो झगड़ा कहीं नहीं जाएगा, ना पुलिस स्टेशन जाएगा, ना सिविल कोर्ट जाएगा, ना हाई कोर्ट जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो पावर दिया है आदिवासी पंचायत को, ग्राम सभा को,
5वीं अनुसूची में आदिवासी पंचायत थी, पेशा एक्ट में ग्राम सभा बनाई गई। साथियों, ग्राम सभा में पावर दिया गया है। मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया हूं, ये धार्मिक स्टेज है। जिन लोगों ने मुझे सुना हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या यूट्यूब पर, वो मुझे जानते हैं मैं किस तरीके से बात करता हूं। मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि धार्मिक कार्य के साथ में सामाजिक कार्य भी होना चाहिए। धर्म हमारे लिए एक अपनी पहचान है, एक स्वतंत्रता है, एक अनुशासन है। इसके अलावा धर्म ज़्यादा कुछ नहीं है। हम जीवित रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा। धर्म पहले नहीं है। आदिवासी जीवित रहेगा तो धर्म जीवित रहेगा। आदिवासी के 82 धर्म है, 82। सरना धर्म एक ही नहीं है। आप एक धर्म कोड का कॉलम की मांग कर रहे हैं, 82 धर्म है। पिछले बार हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है। पिछले बार का रिकॉर्ड है, 82 धर्म आदिवासियों ने लिखे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि धार्मिक अलायंस होना जरूरी है। जो 82 धर्म आदिवासियों में है, वो 82 धर्म इकट्ठा आना जरूरी है। सामाजिक अलायंस होना जरूरी है। आदिवासियों में जो 35,000 संगठन बनाए गए हैं, उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। और इस देश में आदिवासियों का देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन बनना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरा आखिरी निवेदन यही है कि हम सब लोगों को अगर देश में बचना है, सब लोग, देश की बात मैं कर रहा हूं, अगर हम लोगों को बचना है तो ये कार्यक्रम होने के बाद हर गांव में हम लोगों को ग्राम सभा का गठन करना होगा। हमारे पास अभी सरकार ने और किसी व्यक्ति ने हमारे पास में कोई अभी कोई मार्ग बचा हुआ रखा नहीं है। अभी एक ही मार्ग बचा हुआ है हमारे पास। अगर हमारे अधिकार अगर जीवित रखने हैं तो हम लोगों को साथियों ग्राम सभा का गांव-गांव में गठन करना होगा। और ग्राम सभा का जैसे ही गठन होगा, हमारे अधिकार फिर से जीवित हो जाएंगे। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए आप लोगों का सबका आभार, धन्यवाद। जय जोहार, सेवा जोहार, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि प्रेम कुमार। कि दक्षिण भारत तक हमारी आवाज, हमारी झंडा पहुंचनी चाहिए, लेकिन शायद ऊपर वाला को मर्जी नहीं था। उन्होंने दक्षिण भारत जरूर गया और अपना स्पीच भी वहां पर छोड़ के आया। लेकिन हमारे साथ, हमारे बीच रह नहीं पाया। खैर, चालामा धर्मेश बाबा का यही आशीर्वाद था। आज आपके बीच दक्षिण भारत से चलकर महाराष्ट्र से हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि भाई साहब का आप सबों ने वाणी को सुना। और मैं चाहता हूं कि आपका जो वाणी है ये हमेशा झारखंड का पटल पर आनी चाहिए। इसके लिए आपको 21 पाराशर प्रार्थना सभा की ओर से ढेर सारा बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाहते हैं कि आपको हमारे बीच मंच में शशि राव जी की घर है, आप यथाशीघ्र आने का प्रयास करेंगे। और आदित्य तिर्की जी आप भी आवे। और जितना भी अगुआ है हमारे बीच, सोमनाथ हैं, सोमनाथ हैं, शशि जी हैं, और इधर मंच में बैठे हुए हैं, हम लोग सभी को